इस वीडियो में हम अनुस्वार और अनुनासिक के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वर्णमाला के बारे में बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों को इंग्लिश के वर्णमाला अल्फ़ाबेट्स याद रहते हैं, हिंदी की वर्णमाला ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं रह पाती है, तो उसके लिए बड़ा सरल सा तरीका और एक क्रमबद्ध समूह मैं आपको सिखाऊंगी, जिससे आपको बड़ी आसानी से वर्णमाला याद रह जाएगी। तो क्लास 9 के इस बार के सिलेबस में अनुस्वार और अनुनासिक दिया गया है। हम शुरुआत करते हैं पहले वर्णमाला से। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब इससे छोटी इकाई भाषा में नहीं होती है, ये वर्ण कहलाती है। जैसे क, ख, ग, ये सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से जब इन वर्णों को पिरोया गया है, जिस प्रकार से माला बनाते समय मोतियों को और फूलों को क्रमबद्ध समूह में पिरोया जाता है और सुंदर सी माला तैयार होती है, इसी प्रकार वर्णमाला में वर्णों के क्रमबद्ध समूह को पिरोया जाता है। वर्णमाला के दो भाग होते हैं, दो हिस्से होते हैं। वर्णमाला को हम दो रूप में देख सकते हैं। पहला जो इसका भाग है वह स्वर कहलाता है। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वरों का उच्चारण करने में के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। दूसरा हिस्सा वर्णमाला का है व्यंजन, जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों को हम स्वरों के बिना उच्चारित नहीं कर सकते हैं, तो एक तरह से व्यंजन जो होते हैं अपने उच्चारण के लिए स्वरों पर आश्रित रहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। वर्णमाला मैंने कहा था आपको सरल तरीका सिखाऊंगी, तो स्वर सबसे पहले आप याद कर लीजिए। 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री। री ये री से ऋषि वाला री है। ए, ओ, औ। अब लघु स्वर, ये जो स्वर हैं इनको भी हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। एक जो भाग है वो है इसका ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है वे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है। अ, ई, उ, री ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण करने के लिए ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। आ, ई हम देखेंगे आ, ई, इनसे दुगुना समय लग रहा है, इसलिए इनको दीर्घ कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो ह्रस्व स्वर हमने पढ़ा, ऊपर स्वर 11 होते हैं और इन 11 स्वरों को हमने दो हिस्सों में बांट लिया है। 4 ह्रस्व स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर हैं, तो इनका मेल जो होगा, इनका योग जो होगा 7 और 4 11 होता है। उसके बाद हम करते हैं अनुस्वार। इसके बाद वर्णमाला में आते हैं अनुस्वार, जिसका चिन्ह बिंदी होता है, अनुनासिक जिसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, और विसर्ग जिसमें 2 बिंदियां लगाई जाती हैं और इसका उच्चारण अह की तरह किया जाता है। अब मात्राएं, प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। हम मात्राएं देखेंगे। वैसे तो आप परिचित हैं सारी मात्राओं से, लेकिन इसमें एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अ, जिसे हम छोटा अ कहते हैं सामान्य बोलचाल में, इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। इसका प्रयोग हम सभी व्यंजनों का उच्चारण करने में करते हैं। आ, इसकी मात्रा ये है, छोटी ई की मात्रा ये है, बड़ी ई की मात्रा ये है। सभी मात्राओं से आप परिचित हैं। री जो है ये जैसे गृह, कृपा, इस तरह के शब्द लिखे जाते हैं और पैर में ये री से ऋषि वाली मात्रा लगाई जाती है। ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद हम अ की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था असहायक स्वर होता है, इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। ये वर्णों का उच्चारण करने में सहायता करता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखकर दिखाया है आपको। क जमा अ, क। कुछ लोग उच्चारण करते समय करते हैं कै, खे, गे, चे, छे, जय, तो इस तरह का उच्चारण हिंदी भाषा में शुद्ध नहीं माना जाता है, क्योंकि जिस स्वर का मेल हो रहा है उच्चारण में वही स्वर सुनाई देना चाहिए। यहाँ तो हम अ को हमने सहायक स्वर बताया है, अ को सहायक स्वर रखा गया है हिंदी भाषा में, तो इसलिए प्रत्येक के उच्चारण में अ की ही ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। क जमा अ, क, ख जमा अ, ख, च जमा अ, च, छ जमा अ, छ। वर्णों का जब हम मेल करते हैं तो उसके अपने अपने नियम होते हैं। वर्णों का मेल करने के लिए एक वर्ण को दूसरे के साथ मिलाना पड़ता है। उस समय में कुछ नियम होते हैं, वो हम आगे किसी वीडियो में शेयर करेंगे।
यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हमें क को आधा दिखाना होता है, मेल करने के लिए आधा दिखाना होता है, तो उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। ये जब अ के साथ मिला हुआ है तभी इसी रूप में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसे आधा दिखाते हैं तब इसके नीचे हलंत दिखाते हैं और शब्द में प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से इसको आधा दिखाते हैं। च को भी हम खड़ी पाई हटाकर आधा दिखा देते हैं, ख की भी खड़ी पाई हटा देते हैं, छ के नीचे हलंत लगाकर हम दिखा देते हैं। तो इस तरह से जब इसमें से अ को निकाल दिया जाता है, इसके सहायक स्वर को निकाल दिया जाता है, तब इसके नीचे हलंत लगाकर इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने स्वरों की बात कर ली, अब हम व्यंजनों पर आते हैं। व्यंजनों की संख्या के विषय में मतभेद रहते हैं, कुछ 33 कहते हैं, कुछ 44 कहते हैं, कुछ 54 कहते हैं। मतभेद शुरू से रहा है, अलग अलग प्रकार से सब देखते हैं। तो आज मैं आपको सरल तरीका जिससे आपको वर्णमाला याद होगी वो सिखाती हूँ। व्यंजनों को जब हम व्यंजनों को देखते हैं तो सबसे पहले क से लेकर म तक के व्यंजनों को हमने, ये 25 होते हैं, इनको 5-5 के 5 भागों में बांट दिया है। 5 वर्ग हमने बना लिए हैं। हिंदी भाषा में वर्णमाला में इसके 5 वर्ग पाए जाते हैं और इनको याद करने का सरल तरीका है, मैं एक बार बोलती हूँ और आप मेरे पीछे बोलकर इसको सीख लेंगे। क च ट त प, क च ट त प, प्रत्येक का मैंने पहला वाला वर्ण बोला है तो आसानी से याद भी हो जाता है बच्चों को। क च ट त प, क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग, प से प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 हमने वर्ण दिए हैं, व्यंजन दिए हैं। क ख ग घ ण, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इस तरह से प्रत्येक वर्ग में 5-5 होते हैं। ध्यान रखें, क से म तक के व्यंजनों को हमने 5-5 के 5 वर्गों में विभाजित कर लिया है। अब जो इसमें प्रत्येक वर्ग में 5वां जो वर्ण होता है, आखिरी वाला जो वर्ण होता है, ये पंचमाक्षर कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन पंचमाक्षर कहलाता है। ड और ढ, इसको भी मैंने 2 रूप यहाँ लिखे हैं, ये भी हमारे प्रयोग में आते हैं। वर्णमाला में अक्सर ये अलग लिखे दिखाई देते हैं तो ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर इसमें बिंदी लगा दी है। इनमें भी अंतर होता है। क्या अंतर होता है? इसका उच्चारण थोड़ा खड़ा होता है। ड ढ शब्द कैसे बनेंगे? डमरू, ढक्कन, और इनका प्रयोग भी शब्द के आरंभ में किया जाता है। जैसे मैंने बोला डमरू, जैसे मैंने बोला ढपली, इसका प्रयोग भी हमने शब्द के आरंभ में, इससे शब्द शुरू होता है। ये जो बिंदी लगाया हुआ है इसका उच्चारण इसकी अपेक्षा थोड़ा हल्का होता है। जैसे ड़ ढ़, जैसे वह गिर पड़ा, चलते चलते वह गिर पड़ा, इसको शब्द के बीच में प्रयोग करते हैं और इसका उच्चारण इसकी अपेक्षा थोड़ा हल्का होता है। मैंने पाठ पढ़ लिया है, मैंने पढ़ाई कर ली है, इसका उच्चारण इसकी अपेक्षा थोड़ा हल्का होता है और शब्द के बीच में होता है। तो इन दोनों में और इन दोनों में यही अंतर है, इनका उच्चारण थोड़ा खड़ा होता है, इनसे शब्द शुरू होता है, इनका उच्चारण इनकी अपेक्षा थोड़ा हल्का होता है और ये शब्द के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हो गए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इनको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब हम बोलते हैं तब हमारे फेफड़ों से जो श्वास वायु आती है, जब वो मुख तक आती है तो मुख के फेफड़ों से लेकर मुख तक आते हुए हमारे बहुत सारे हिस्सों का स्पर्श करते हुए आती है। तो इन व्यंजनों का उच्चारण करने में हमारी श्वास वायु को हमारे किसी न किसी अवयव का स्पर्श करना पड़ता है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये 25 व्यंजन आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाने चाहिए। इसके ऊपर आप स्वर याद कर ले 11 और उसके बाद ये 25 व्यंजन हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसके बाद का हिस्सा, वर्णमाला के बाद का हिस्सा। 4 हमारे अंतःस्थ व्यंजन हैं, य, र, ल, व। उसके बाद 4 आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय बहुत अधिक ऊष्मा पैदा होती है, श, श, स, ह। और 4 जो हैं वे संयुक्त हैं। संयुक्त का मतलब है कि ये व्यंजन अपने आप में 2-2 व्यंजनों का मेल है। मेल तो इनमें भी है, लेकिन इनमें इनके साथ असहायता दे रहा है, य जमा अ, र जमा अ, ल जमा अ, व जमा अ। लेकिन ये अपने आप में 2 व्यंजनों का मेल है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष को हमने क,
श, साथ में अ भी है सहायता करने वाला, तो दो व्यंजनों का मेल है। त्र, त जमा र के नीचे भी हलंत, इनके नीचे भी हलंत लगाएंगे क्योंकि ये अ की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं। ज जमा न्य जमा अ तो बनेगा ज्ञ। हम वैसे तो इसका उच्चारण ज्ञ होता है क्योंकि ज जमा न्य है। आपने सुना होगा कुछ लोग जो पुराने लोग होते हैं जिन्होंने पुरानी हिंदी पढ़ी है वो इसका उच्चारण ज्ञ की तरह करते हैं, ज्ञानपीठ, ज्ञानी, ज्ञान, इस तरह से प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका मेल यही होता है। वर्तमान में हम ज्ञ के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। श्र, श जमा र जमा अ, तो इस तरह से इनका मेल है, तो ये संयुक्त हो गए। तो एक बार फिर से मैं आपको वर्णमाला दिखा देती हूँ। इससे ऊपर हमने स्वर पढ़े थे, स्वरों को हमने 11 देखा था, 11 को आप इसके ऊपर याद कर सकते हैं। व्यंजनों के ऊपर जो लिखी हुई लाइन होगी वो स्वरों की होगी। 25 व्यंजन हमने ये देख लिए हैं, क च ट त प वाले। 4 हमने अंतःस्थ देख लिए हैं, 4 हमने ऊष्म देख लिए हैं और 4 हमने संयुक्त देख लिए हैं। तो यहाँ हमारी वर्णमाला पूरी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ इसको आप कॉपी में लिखकर याद भी कर लेंगे और समझ भी लेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। अब हम बात करते हैं अनुस्वार की, जो क्लास 9 का एक मुख्य विषय है। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार को हम बिंदु के रूप में जानते हैं। यह एक बिंदी होती है, भाषा में शब्दों में लिखी हुई बिंदी होती है। यह बिंदी कैसे बनती है? जब प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, मैंने पंचमाक्षर की चर्चा आपसे ऊपर की थी, जब प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर स्वर रहित हो जाता है, अ हटा दिया जाता है, तब उसका प्रयोग हम इसके रूप में करते हैं, अनुस्वार के रूप में करते हैं। उच्चारण कैसे होता है? मैंने आपको इससे पहले बताया कि उच्चारण ऐसे ही नहीं होता है कि हम मुंह खोल देते हैं और कोई भी शब्द हमारे मुंह से निकल जाए। उच्चारण करने के लिए अगर आप पेट से लेकर पेट, चेस्ट, गला, मुंह, इनमें अगर आप हाथ रखेंगे तो आपको जगह जगह वाइब्रेशन महसूस होती है, कंपन महसूस होती है। तो अनुस्वार का उच्चारण किस प्रकार से होता है? जब हमारी श्वास वायु हमारे फेफड़ों से चलती है तो कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ जो है वो हमारे मुंह के रास्ते को बंद कर देती है, और जो हवा है, जो श्वास वायु है, वह केवल नाक से बाहर आती है। तो अनुस्वार के उच्चारण में श्वास वायु केवल नाक से ही बाहर आती है। आप इसका उच्चारण करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। उच्चारण करेंगे अंदर। अंदर का उच्चारण किया तो अगर आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि अंदर में क्या हुआ है कि जीभ ने दांतों के रास्ते को बंद कर दिया, मुंह के रास्ते को बंद कर दिया और पूरी श्वास वायु हमारी नाक से बाहर आई है। वाइब्रेशन पूरी नाक में महसूस हुई है। चंदा, मंदिर, जीभ ने पूरी तरह से दांतों के सामने लगकर गले का रास्ता बंद कर दिया और श्वास वायु को नाक से ही निकलना पड़ा है। कंघा, गंगा, धंधा। अब क्या होता है कि ये अनुस्वार तो हमने प्रयोग कर लिया, हर जगह बिंदी के रूप में प्रयोग कर लिया, लेकिन उच्चारण सब में अलग अलग है। कहीं तो म के रूप में उच्चारण सुनाई देता है, कहीं ञ के रूप में सुनाई देता है, कहीं न के रूप में सुनाई देता है। हम कैसे जाने कि कहाँ न है कहाँ य है? हम तो सिर्फ इसको अनुस्वार ही लगा देते हैं। अब अनुस्वार पढ़ रहे हैं तो ये वैज्ञानिकता भी सीखनी पड़ेगी। देखिए, मैंने यहाँ पर फिर से स्पर्श व्यंजन लिख दिए हैं और आपको समझाने के लिए बता दिया है कि अनुस्वार का अगर हम उसके मूल रूप में लेखन करेंगे तो कैसे होगा। जैसे ये कवर्ग का पंचमाक्षर है। अब हमने शब्द दिया था ऊपर कंघा। कैसे हम जानेंगे कि किसमें न है किसमें म है? आप ये देखिए कि जैसे इन शब्दों में अनुस्वार के बाद कौन सा व्यंजन है, वो व्यंजन किस वर्ग में आता है। जैसे मैं कंघा ले रही हूं तो कंघा में अनुस्वार के बाद घ है, कवर्ग में आ जाता है क ख ग घ ञ। तो जो इसका उच्चारण करते हैं इसमें भी ञ की ही ध्वनि आती है, कंघा ङ की ध्वनि आती है। तो यहाँ पर जब हम इसमें पंचमाक्षर में लिखते हैं, इसको अनुस्वार को पंचमाक्षर में लिखेंगे तब हम इसी का पंचमाक्षर लिखते हैं। ऐसे ही गंगा शब्द में भी हमने यहाँ अनुस्वार लिख दिया, लेकिन इसके पंचमाक्षर जब हमें लिखना पड़ेगा तब हम इस प्रकार से ही लिखेंगे। लेकिन यही पंचमाक्षर जब आधा हो गया है, स्वर रहित हो गया है, तब यह अनुस्वार के रूप में प्रयोग हो गया है। यहाँ पर मैंने लिखा है शब्द मंजन।
अब यहाँ पर मंजन में अनुस्वार के बाद क्योंकि ज है तो ज में ये पंचमाक्षर है, इसलिए इसके मूल रूप में यही पंचमाक्षर लिखा जाएगा। इसमें अंडमान शब्द मैंने लिखा है, अंडमान में अनुस्वार के बाद ड है, ये इसका पंचमाक्षर ये है। नियम यही होता है पता करने का कि अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण होता है और वो वर्ण किस वर्ग का होता है, उसी वर्ग का पंचमाक्षर उसका जो स्पर्श का व्यंजन है वो लिखा जाता है। तो अंडमान में ये आ जाएगा। ऐसे ही मैंने लिखा है अंधा, मैंने प्रत्येक वर्ग का एक एक शब्द आपको मूल रूप में पंचमाक्षर में और मैंने अनुस्वार के रूप में लिखकर दिखाया है। अंधा में क्योंकि अनुस्वार के बाद ध है और ध का पंचमाक्षर न है, इसलिए यहाँ इसके पंचमाक्षर का रूप ये लिख दिया गया है, अनुस्वार का रूप ये लिख दिया है। अंबर, अंबर में अनुस्वार के बाद ब है और ब क्योंकि पवर्ग का है इसलिए इसका पंचमाक्षर म है, उच्चारण में अंबर के रूप में हम देखते हैं। तो इस तरह से ये अनुस्वार ही दिख जाता है और पंचमाक्षर में म दिखता है। अब ये तो केवल 25 व्यंजन हैं, इसके आधार पर हम अनुस्वार देख लेते हैं। उसके पहले भी हमने पढ़े थे और भी, जैसे यहाँ पर है ये हमारे अंतस्थ है, ऊष्म है। इन व्यंजनों को जब अनुस्वार के बाद यदि ये व्यंजन आते हैं तब उसमें अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, उसमें पंचमाक्षर नहीं आता है। अनुस्वार हो गया क्लियर। अब उसके बाद हम अनुनासिक की बात करते हैं। अनुनासिक का जो चिन्ह होता है वो चंद्र बिंदु होता है। अनुनासिक का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है? जैसे हमने अनुस्वार का उच्चारण पढ़ा था कि अनुस्वार का उच्चारण करते समय श्वास वायु जो होती है केवल हमारी नाक से बाहर आती है, लेकिन अनुनासिक का उच्चारण करते समय श्वास वायु हमारी नाक से और गले से दोनों से बाहर आती है, इसलिए हमारे मुंह को भी खुला रखना होता है। अनुनासिक का उच्चारण करते समय श्वास वायु नाक और मुख दोनों से बाहर आती है और उच्चारण के समय मुख को खोला जाता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, जैसे चांद, ऊंट, आंख। आप खुद इसका उच्चारण करके देखिए और गले में हाथ रखकर देखिए। गले पर अगर आप हाथ रखेंगे, नाक पर आप हाथ रखेंगे तो आपको उच्चारण में पता चल जाएगा। विशेष रूप से आपसे गले में हाथ रखने पर ही पता चल जाएगा कि आपके गले से और नाक से दोनों से श्वास वायु बाहर आ रही है। अनुस्वार में केवल नाक से बाहर आती है, जबकि अनुनासिक में नाक से और मुख से दोनों से बाहर आती है। उच्चारण आप करेंगे और इसका चिन्ह जो होता है वो ऊपर लिखा जाता है। यदि ऊपर कोई और मात्रा नहीं होती है, ये विशेष ध्यान रखिए, यदि ऊपर कोई और मात्रा नहीं होती है तो ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में हम इसको चिन्हित कर लेते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें ऊपर मात्रा होती है और अगर ऊपर मात्रा होती है तो चंद्र बिंदु के रूप में लिखने में ये अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैंने, ये मैंने शब्द में आप देखेंगे मैं और ने उच्चारण करिए दोनों का, तो ये जो दोनों बिंदियां आपको दिखाई दे रही हैं ये अनुस्वार नहीं है बल्कि अनुनासिक है। अब इसकी जगह पर मैं अगर यहाँ चंद्र बिंदु लगा दूं, जैसे मैंने यहाँ मैं शब्द में चंद्र बिंदु लगा दिया, तो ये गलत होता है, व्याकरण की दृष्टि से भी देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ऐसे शब्दों में केवल अनुस्वार लिख दिया जाता है। लेकिन आपको पहचान क्योंकि होनी चाहिए, आपका टॉपिक है ये अनुस्वार और अनुनासिक, तो आपको पहचान होनी चाहिए कि यहाँ पर ये अनुस्वार नहीं है बल्कि अनुनासिक है। बिंदी के रूप में इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ ऊपर मात्राएं लगी हैं। ऐसे ही हैं का उच्चारण करेंगे तो नाक और मुख दोनों से आवाज बाहर आ रही है और इसके उच्चारण में हम केवल, इसके लिखने में केवल हम अनुस्वार का ही रूप दिखा रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में अनुस्वार नहीं है बल्कि ये अनुनासिक है। लिखा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मात्रा है। तो ये ध्यान रखना है क्लास 9 के बच्चों को, अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, इसका लेखन कैसे है। और कभी कभी अनुनासिक को भी हम अनुस्वार की तरह लिखते हैं और अगर ऐसे लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, ये इसकी वैज्ञानिकता हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं विसर्ग पर। विसर्ग तो क्लास 9 में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि वर्णमाला का हिस्सा है तो इसलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। इसका चिन्ह ऐसी 2 बिंदियां होती हैं। ये संस्कृत का होता है, पूर्णतः संस्कृत का है, ये संस्कृत के ही शब्दों में प्रयोग होता है और आजकल इसका प्रयोग कम होता जा रहा है क्योंकि संस्कृत के शब्द हिंदी भाषा में से कम हो रहे हैं। उसके स्थान पर हिंदी भाषा में अन्य अनेक शब्द आ रहे हैं, जैसे अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं या फारसी के शब्द आ रहे हैं। इन शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग धीरे धीरे कम होने लगा है। लेकिन फिर भी जितने शब्द हैं उनमें संस्कृत के शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है और इनको ऐसा कैसा ही लिखा जाता है। इसका उच्चारण जो होता है वो अह होता है, जैसे प्रातः, अतः, पूर्णतः आदि।
तो आपका जो विषय था वो अनुस्वार और अनुनासिक था, लेकिन मैंने वर्णमाला भी पूरी तरह आपको पढ़ाने का प्रयास किया। उसके साथ साथ मैंने संयुक्त व्यंजन और विसर्ग को भी पढ़ाया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि इसके लिए अभ्यास कैसा मिलता है। ये कुछ 1-2 प्रश्न मैंने लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे हैं। तो अभ्यास कैसा मिलता है, बच्चों को यही दुविधा रहती है कि प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। एक तो आपको परिभाषाएं याद करनी है, अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, ये भी अंतर मैंने आपको बताया है। इसका उच्चारण केवल नाक से होता है, इसका उच्चारण नाक और मुख से होता है, इसका जो चिन्ह होता है वो बिंदी होती है और इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। कभी कभी अनुनासिक में अनुस्वार की तरह लेखन होता है, और लेखन ऐसा क्यों होता है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे प्रकार का प्रश्न ये भी आता है, उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करें या उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग करें। ऐसे शब्द आपको दे दिए जाएंगे जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, ना अनुस्वार लिखा है ना अनुनासिक लिखा है। आपको यहाँ लिखना है और पहचानना है कि कहाँ पर अनुस्वार है और कहाँ पर अनुनासिक है। तो उम्मीद करती हूँ इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी।